लेकिन हमें अपने स्टूडेंट से थोड़ा सा घिरा है कि अगर हम उनके लिए अच्छा काम करना चाहते हैं तो उनको अपने अच्छे और बुरे में कोई क्या कहना चाहिए, उनकी तरफ से एक्टिव रोल नजर नहीं आ रहा, विच इज बैड। देखें इस क्लास में 20 लोग से ज्यादा की एनरोलमेंट है और ओवरऑल देखा जाए तो 2 लोग जो हैं बशीर और कलीम जो है वो फिजिकल ऑनलाइन है और 2 शुएब और अब्बास जो है वो फिजिकल है। तो फिर कम से कम फिर उस तरह का आउटपुट निकालना जैसे कि हमारी ख्वाहिश है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नहीं। आओ क्या कह सकते हैं, जस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं कि अपने अच्छे बुरे को समझो। तो जेंटलमैन आज कल एक्सक्यूज मी, अपना माइक अगर बशीर क्लोज कर दें, आपका माइक ऑन है। ओके, तो हम बात कर रहे थे, कल हमने डीएनएस के ऊपर पढ़ा और हमने सिर्फ डीएनएस को स्लाइड से नहीं पढ़ा बल्कि हमने किस साइट को इस्तेमाल किया था, tryhackme.com। तो इसको मैं नॉर्मली इस्तेमाल करता रहता हूँ स्टूडेंट के साथ और मैंने बताया कि I use extensively when I teach cyber security and when I teach programming. In other words, I should say applied programming. मेरा मकसद सिर्फ सेंटेक्स पढ़ाना नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल हमारे कोर्सेज में प्रोग्रामिंग के more emphasis on is in the syntax, but my intention is never to teach the syntax. Definitely syntax is important, but how to use it, that is important. कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, that is important. तो इसलिए जेंटलमैन हमने आपको कल एक नई साइट पे लेकर गए which is tryhackme.com और यहां से मैंने आपको ये डीएनएस का चैप्टर समझाया। क्या आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, डीएनएस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नो? तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक है हमारा, और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है आईपी एड्रेस सर्विसेज या आईपी सर्विसेज, जिसमें हम नॉर्मली डीएनएस को पढ़ते हैं, डीएचसीपी को पढ़ते हैं और बाद हम डीएचसीपी रिले को भी पढ़ते हैं, जो कि इस कोर्स में नहीं है, अगले कोर्स में ये भी पढ़ा दूंगा ताकि आपको पता हो कि डीएनएस क्या करता है, डीएचसीपी क्या करता है और डीएचसीपी रिले क्या करता है। ओके जेंटलमैन, कल हमने ये देखा कि डीएनएस क्या करता है कि आप इसको यूआरएल देते हो और यूआरएल की बेस के ऊपर ये आपको आईपी एड्रेस लौटा देता है। हमने कल इसके बेस के ऊपर डेटाबेस को स्टडी किया कि असल में डेटाबेस क्या है। हमने कहा इसके डीएनएस के बेस के ऊपर भी एक डेटाबेस है, जिसके अंदर, और डेटाबेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टेबल, जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो हर एक टेबल के अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होते हैं और हर रिकॉर्ड के मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे कल हमने एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट का हम टेबल की बात कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे हमने कल बात की थी कि अगर कोई डीएनएस है तो उसके टेबल में क्या कुछ होगा, मिसाल के तौर पे आईपी एड्रेस होगा, यूआरएल होगा, उसके डीएनएस का टाइप होगा कि किस किस्म का टाइप है उसका, तो इन्हीं मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। ये तो हमारा कल का टॉपिक था। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज अबाउट द डीएचसीपी। अब क्वेश्चन ये है कि डीएचसीपी क्या चीज है। तो जेंटलमैन, डीएचसीपी जो क्या काम करता है, एज द नेम रिप्रेजेंट, इट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब आपको पता है, आपने चैप्टर नंबर 11 में और 12 में और में पढ़ा है कि आपको अगर नेट के साथ कनेक्ट होना है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है, कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होना है, तो यू नीड एन आईपी एड्रेस, which can be an IP address 4 और IP address 6। इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर शक है तो प्लीज कम अप, मैं आपके शक को दूर करने के लिए तैयार हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आपको पता है कि ये आईपी एड्रेस स्टैटिकली भी दिया जा सकता है और डायनामिकली भी दिया जा सकता है, लेकिन यहां पे हमारा एम्फेसिस जो है वो आईपी वर्जन 4 पे, आईपी वर्जन 4 पे, क्योंकि
अगर हम बात करें आईपी वर्जन 6 की, तो वहां पे आप स्टैटिकली भी कर सकते हो और डायनेमिकली के 3 फिर तरीके हो जाते हैं। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 13 में, इस वक्त हम चैप्टर नंबर प्रॉब्ली 15 पे हैं, वेरी राइट। 13 में हमने पढ़ा था कि या तो आप स्लैक का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप स्लैक विद डायनामिक विद डीएचसीपी विद स्टेटलेस डीएचसीपी, स्लैक स्टेटलेस विद, डीएचसीपी। जी जी, स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी, स्टेटलेस डीएचसीपी, और आखिरी था स्टेटफुल डीएचसीपी, स्टेटफुल डीएचसीपी। तो ये तीनों तरीके जेंटलमैन किस काम के लिए हैं? डायनेमिकली आईपी वर्जन 6 लेने के लिए। लेकिन ये हमने तीनों के तीनों मेथड्स चैप्टर नंबर 13 में पढ़े हुए हैं। तो इस वक्त हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो स्टैटिक पे नहीं है बल्कि डायनामिक पे। ये भी बताता चलूं कि आपको स्टैटिक आईपी कब जरूरत होती है। लाजमी तौर पे जब 2 तरीके रखे गए हैं तो कोई मकसद होगा। तो जेंटलमैन, इसका मकसद ये है कि आप स्टैटिकली कब आपको चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे आपकी राउटर की इंटरफेस है, ये आपका राउटर है, ये उसकी इंटरफेस है, ये आपका स्विच है जिसके ऊपर आपने एक आईपी एड्रेस मैनेजरियल पर्पस के लिए, मैनेजमेंट पर्पस के लिए एक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। ठीक है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, एसवीआई के ऊपर आपने एक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है जो कि आप मैनेजमेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये आईपी तब्दील होता रहे। इस तरह आपने राउटर को आईपी दिया, आपने अपने किसी सर्वर को आईपी दिया, आप कभी भी नहीं चाहते कि उसका आईपी एड्रेस तब्दील होता रहे। इस केस में स्टैटिक इज द चॉइस, स्टैटिक इज द चॉइस। इसके मुकाबले में जैसे आपके एंड होस्ट हैं, आपके वर्क स्टेशन हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं, आप उनके आईपी से स्टैटिक नहीं रखना चाहते। आप चाहते हैं जहां भी मैं जाऊं इसको खुद ही एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाए। देन कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? दैट इज कॉल्ड डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसके एक एंड के ऊपर क्लाइंट होता है, एक एंड के ऊपर क्लाइंट होता है, तो दूसरे एंड के ऊपर सर्वर हो। बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, जी सर। वेरी नाइस। तो हम बात ये कर रहे हैं कि इसके लिए जब हमने डायनेमिकली आईपी देना हो तो मैंने कहा कि एक एंड पे इसके क्लाइंट है और दूसरे एंड के ऊपर इसके सर्वर है। ये क्लाइंट और दूसरे एंड के ऊपर सर्वर। तो क्लाइंट हमेशा आपको पता है रिक्वेस्ट करता है और सर्वर इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। अब इस प्रोसेस के लिए अभी हम देखेंगे कि 4-वे प्रोसेस, 4 स्टेप प्रोसेस यूज होता है जिसको कहते हैं दोरा, DORA। अभी एक्सप्लेन करूंगा कि याद रखने के लिए दोरा आपको याद करा दिया, बस ये याद हो जाएगा तो स्टेप्स के नेम्स खुद ही याद हो जाएंगे। तो जेंटलमैन, अब आपको इस दोरा के, यानी आपने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट के रिस्पांस में आपको सर्वर क्या क्या देगा? आपको ये 5 चीजें दे सकता है। नंबर 1, आपको आईपी एड्रेस दे देगा जो कि किसी और को उसने नहीं दिया होगा, ताकि यू शुड रिमेन, योर आईपी शुड रिमेन यूनिक विद इन द नेटवर्क। नंबर 2, आपको सबनेट मास्क दे देगा, सबनेट मास्क दे देगा, आपको गेटवे दे देगा, आपको डीएनएस दे देगा, और आपको टाइम बता देगा, लीज टाइम बता देगा कि ये कितनी देर के लिए आप आईपी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी मैं यहाँ पे CMD करूं, अगर मैं यहाँ पे कमांड लाइन पे चला जाऊं और यहाँ पे आपको पता है कि मैं मोस्टली आईपी कॉन्फ़िग इस्तेमाल करता हूं, और तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मुझे देखें यही चीजें यहाँ पे मिली हुई हैं। देखिए मुझे आईपी एड्रेस ये मिला है, मुझे सबनेट मास्क ये मिला है, मुझे बताया गया है कि ये आईपी आपको मिला है आज सुबह 10:30 बजे और ये शाम के 3:30 बजे तक आपके लिए वैलिड है। इसने मुझे ये भी बताया कि आपका गेटवे कौन सा है, इसने मुझे ये भी बताया कि आपका डीएनएस कौन सा है। देखिए जो मैंने 5 चीजें आपके सामने रखी कि आईपी आपको मिल गया, आपको सबनेट मास्क मिल गया, कब शुरू हुआ कब एंड होगा, 3rd चीज, 4th चीज आपको गेटवे मिल गया
कि अगर आपने बाहर जाना है तो यू नीड द गेटवे, ठीक है ना बस, अगर आपने बाहर जाना है तो यू नीड द गेटवे। एंड फाइनली डीएनएस बता दिया गया, जिसको हमने कल स्टडी किया है, कि अगर आपने अपने यूआरएल को आईपी में कन्वर्ट करवाना है, ट्रांसलेट करवाना है, तो देन यू नीड द सर्विसेज ऑफ दिस मशीन। बात समझ आ गई? इज देयर एनी क्वेश्चन? लेडीज एंड जेंट, लेडी तो कोई भी नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। जी बशीर एंड कलीम, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर, बिल्कुल सही है। नो सर। ओके, नाइस। तो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि डीएचसीपी फॉर IPv4 सर्विसेज ऑटोमेट द असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेस, द सबनेट मास्क, द गेटवे एंड अदर IPv4 नेटवर्किंग पैरामीटर। जो मैंने ये पांचों के पांचे आपके सामने लिख दिए, ये है डीएचसीपी का काम, कि आपके लिए ऑटोमेट कर दे, आपके लिए काम मैनुअल ना रहे। मैनुअल होता तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर से जाके पूछते कि जी मेरे मशीन पे, मैं आपकी लैब में आया हूं, या मैं आपके घर पे आया हूं, या मैं आपके शॉप पे आया हूं, मुझे आईपी दो, तो मैनुअली हो जाता। तो ये काम क्या हो गया, ऑटोमेट हो गया है इसकी वजह से। नंबर 2, DHCP इज कंसिडर्ड डायनामिक एड्रेस स्कीम कंपेयर टू एट दी स्टैटिक आईपी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले कि डायनामिक किसे कहते हैं और स्टैटिक किसे कहते हैं। फिर हमने बात की कि स्टैटिक एड्रेसिंग इज मैन्युअली इंटर्ड, वो एक्सप्लेन कर रहा है जैसे मैंने आपको अभी कहा। और अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो हम फिर भी बड़े आसानी से आपको बता सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ नेटवर्क में आ जाऊं और यहाँ पे मैं इथरनेट पे चले मिसाल के तौर पे आ जाऊं, राइट क्लिक करूं, सॉरी, अगर मैं नेटवर्क में आया, ईथरनेट या वाईफाई जिस पे मेरी दिल चाहे आ जाऊं, चेंज एडाप्टर सेटिंग में आया और यहाँ पे मैंने ईथरनेट को लिया, यह है ईथरनेट, राइट क्लिक किया, इसको प्रॉपर्टीज में चला गया, तो ये आईपी वर्जन 4 आ गया। प्रॉपर्टीज में इसकी मैं चला जाऊं तो देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा, दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन क्या कह रही है कि ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, इसका मतलब है कि इस मशीन को क्या बना दिया गया है, क्लाइंट बना दिया है, डीएचसीपी क्लाइंट। और अगर मैं ये ऑप्शन ले लेता कि यूज द फॉलोइंग, इसका मतलब स्टैटिकली मैंने यहाँ पे दे रहा हूं कि आपका आईपी एड्रेस ये, आपका सबनेट मास्क ये, आपका डिफॉल्ट गेटवे ये, आपका डीएनएस ये। और अगर आपके दो डीएनएस हैं, जैसे मेरे केस में आप देख सकते हैं कि एक डीएनएस मुझे 8888 है और दूसरा 192.168.100.248 है, तो वो यहाँ पे लिखे जा सकते। तो एक तरीका हो गया स्टैटिक और एक तरीका हो गया डायनामिक। ठीक, बात समझ आ रही? और ये तो आपको मैंने विंडोज में बताया। जी, यू रेज हैंड कलीम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ये डीएनएस डबल क्यों है सर? जी, डीएनएस डबल क्यों, अच्छा क्वेश्चन। आंसर ये है कि डीएनएस डबल क्यों, डुप्लीकेट क्यों लिया गया है। जैसे कि नाम से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसने कहा एक प्रेफर्ड और एक अल्टरनेट, क्योंकि अगर आपके नेटवर्क में सारी चीजें ठीक है, सिर्फ एक डीएनएस, एक ही डीएनएस था मिसाल के तौर पे, और वो डीएनएस फंक्शनल नहीं है। एक मिनट दीजिएगा।
हेलो जी। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बशीर एंड कलीम। जी सर। ओके। यस तो सर, आवाज आ रही है। क्वेश्चन, जी बिल्कुल, क्वेश्चन आपका रेलेवेंट है कि अगर आपका डीएनएस एक काम नहीं कर रहा तो आपको पता है कि आपको क्या नुकसान होगा। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज वर्किंग, आप लिखेंगे www.cisco.com और वहां पे डीएनएस डाउन है, तो एवरीथिंग इज गुड बट स्टिल योर नेटवर्क, होल नेटवर्क विल बी डाउन। इसके और नॉर्मली आपका डीएनएस जो होता है वो एक ही होता है और इसके मल्टीपल वो हो सकते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो कि बल्कि नहीं, आपने सॉरी दूसरा कोर्स नहीं दिया हुआ। हम जब वीलैंस पढ़ते हैं तो मल्टीपल वीलैंस में एक ही डीएनएस है, तो जब आपने मल्टी की चीजों के लिए एक ही रखना है तो बेहतर है कि उसका एक बैकअप हो, अल्टरनेट हो, कि अगर पहला बिजी हो जाए या खराब हो जाए, क्योंकि बाजू का जो साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं, अटैकर्स होते हैं, वो आपके डीएनएस को अटैक करते हैं, और जब डीएनएस अटैक में आ जाता है तो इसका मतलब वो लोगों की खिदमत करना, सर्विस देना छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तो कम से कम आपके पास अल्टरनेट तो है। जी, सवाल का जवाब मिल गया कलीम? यस सर। ओके नाइस, इसको हम बंद कर देते हैं। और ये आपने सीख लिया कि क्या मतलब है स्टैटिक कैसे देते हैं। टू पार्टिसिपेंट रेज हैंड। जी, कलीम ने भी रेज हैंड किया है और बशीर ने भी किया है, जिसका मर्जी है पहले क्वेश्चन कर लो। सर ये जो जेसीपी लीज टाइम हमें दे रहा है सर, ये किस बेस पे दे रहा है कि मतलब इतना टाइम के लिए आपके पास ये आईपी होगा सर? ठीक है जी, क्वेश्चन ये किया गया है कि, सॉरी मुझे क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए। क्वेश्चन ये किया है बशीर ने, पहला क्वेश्चन जो था वो कलीम का था, और वो ये था कि 2 डीएनएस की क्या जरूरत है, अगर एक ही बस रख लें तो दूसरा क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि अगर ये मशीन आपकी ऐसी है कि आपका नेटवर्क सब कुछ ठीक है, 100% ओके है, लेकिन अगर डीएनएस आपका फेल हो जाता है तो आप तो लिखते रहेंगे www.cisco.com, nokia.com, siemens.com, कुछ भी नहीं मिलेगा। डीएनएस के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से जवाब नहीं आएगा, बस वहीं पे आपकी सारी कहानी, आपका नेटवर्क ऐसे लगेगा जैसे कि डाउन है। तो उससे बचने के लिए हम एक डुप्लीकेट वो रखते हैं, अल्टरनेट रखते हैं, ताकि हमारा मसला, अगर कोई मसला आ भी जाए प्राइमरी में, तो सेकेंडरी उस लोड को उठा ले और जो यूजर्स हैं उनको कुछ तकलीफ ना हो। ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बशीर की तरफ से है, और बशीर ने ये क्वेश्चन किया कि हाँ, ये लीज टाइम जो आपने दिखाया, ये लीज टाइम जो आपने दिखाया, ये कौन डिसाइड करता है। तो जेंटलमैन, ये एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपके, मैं इस लैब का एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं हूं, लेकिन चले मैं इंचार्ज हूं इस लैब का, सिस्को लैब का, जिसमें आप आते रहते हैं। यहाँ पे मैं, क्योंकि अगर एक यूजर, मिसाल देखें, मुझे सुबह 10:30 का मिला हुआ ये आईपी और मुझे 3:30 बजे तक, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से उठ के चला भी जाता, लेट करें मैं 11 बजे उठ के चला गया, लेकिन ये आईपी तो मेरे लिए 3:30 बजे तक, मेरे इस मशीन ने जिसने मुझे दिया, उसने अपने पास लिखा हुआ है कि 3:30 बजे तक एहसान ये इसको इस्तेमाल करेगा, यानी कि वो किसी और को ये आईपी नहीं देगा। तो आपको पता है आईपी तो लिमिटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे एक डिवाइस के पास, डीएचसीपी के पास आईपीस देने के लिए 20 हैं। अगर 20 हैं और वो इस तरह किसी को 20 लोगों को दे दे और 20 के 20 लोग जो है वो यहाँ से चले जाएं, तो जो 21st आएगा, दो के यहाँ पे बैठा हुआ लैब में एक भी स्टूडेंट नहीं होगा, लेकिन 20 जब नंबर 1 21st बन के आएगा, उसको सर्विस नहीं मिलेंगी क्योंकि आईपी नहीं मिल रहा। आईपी के डीएचसीपी के पास आईपी नहीं है, तो आईपी नहीं दे सकता। जब नहीं दे सकता तो उसको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे नेटवर्क खराब है। इसलिए आपने डिसाइड करना है कि कितनी देर में ये आईपी खाली करवा लिया जाए। ठीक है ना, जिस तरह के आपने कोई घर किराए पे लेते हैं या देते हैं, तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं, उस बंदे के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि जी 1 साल में तुम खाली करोगे, या आप 3 साल में खाली करोगे, या 10 साल में खाली करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये होता है कि जी इतने देर में ये घर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही घर आपने किसी और को, यानी अगर ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप किसी और को दे दें, या अगर यही बंदा दोबारा रिक्वेस्ट करता है तो आप उसको भी वापस दोबारा दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए नॉर्मली लैब में मैं ये टाइम 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं रखता,
क्योंकि हमारी क्लास जो होती है वो 1.5 घंटे की होती है, तो हम एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1.5 घंटे के बाद ये लड़का किसी दूसरी क्लास में चला जाएगा, किसी दूसरी लैब में चला जाएगा, कैफेटेरिया में चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, तो ये आईपी यहाँ से खाली हो जाए ताकि कोई और अगर जब आए तो उनको ये आईपीज मिल जाए। जी बशीर। जी सर, लेकिन सर जो आपको ये आई लीज टाइम दिया है सर, अगर इसके बाद भी आपका कंप्यूटर, आपका डिवाइस जो है ना वो ऑन होगा, तो फिर भी ये आईपी आपसे लिया जाएगा या नहीं, मतलब आपके लिए छोड़ा जाएगा सर? नहीं, मेरा टाइम जब 3:30 में, सेकंड इस वक्त 3:07 है, जब मुझे अराउंड 3:25 हो जाएंगे तो मेरी मशीन इस डीएचसीपी को फिर रिक्वेस्ट करेगी कि भाई मैं जिंदा हूं, तो कहेगा अच्छा, तो 3:30 से अभी हम इसको ऑब्जर्व भी कर लेंगे कि मैं 3:30 के बाद दोबारा ये आपको करके दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि मुझे बताया जाएगा कि आपको यही आईपी एड्रेस, काइंडली शोएब अपने पास ये नोट कर लो, 10.137.12.37 यही आईपी एड्रेस मुझे दोबारा दे दिया जाए। बाकी चीजें तो तब्दील नहीं होती ना, गेटवे तो वही रहेगा मेरा, वही मेरा डीएनएस रहेगा, ये चीजें तब्दील नहीं होती, सिर्फ मेरा लीज टाइम बदल दिया जाएगा। मुझे 3:30 से, ये कितने घंटे के लिए था, 10:30 बजे, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 5 घंटे के लिए, मुझे 8:30 बजे तक ये फर्दर मिल जाए। जी सर, बिल्कुल ठीक है, तो मुझे आप याद कराइएगा 3:35 पे मैं यही चीज दोबारा देखना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी अच्छी बात है कि अभी इस वक्त तकरीबन 3:10 है, तो 3:30 के बाद देखेंगे कि क्या इस लीज टाइम का मतलब क्या। बात समझ जी। दो बातें होती हैं, क्वेश्चन वही क्वेश्चन की का फर्दर एक्सटेंशन है कि यहाँ से शुएब ने पूछा कि अगर जैसे अभी ये 3:30 पे मेरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 5 घंटे पूरे हो जाएंगे, तो मुझे अगले पहली चॉइस ये होगी कि मुझे यही आईपी एड्रेस दोबारा दे दिया जाए। हाँ, अगर ये आईपी की किसी और को, मतलब ड्यूरिंग दिस मैंने रिक्वेस्ट की, उस टाइम के दरमियान कनेक्शन टूट गया और किसी और को ये आईपी मिल गया, तो मुझे दूसरा आईपी एड्रेस दे दो। तो नहीं, मस्ट नहीं है कि यही मिलेगा, लेकिन ज्यादातर ये है कि वही आईपी, अगर आपने टाइम के ऊपर अपना प्रोसेस, लीज टाइम को रिन्यू करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, जो कि नॉर्मली हम करते हैं, हमारी डिवाइस करती है, तो हमें वही आईपी एड्रेस दोबारा दे दिया जाए। अगर हमने लीज को प्रॉपर टाइम पे नहीं किया, नंबर 1, या हमारा डीएचसीपी हैवीली बिजी है, हमने तो रिक्वेस्ट भेजी लेकिन वो रिक्वेस्ट उसको मिली लेकिन वो उसको प्रोसेस नहीं कर सका, उतना टाइम टाइम कंप्लीट हो गया, तो आईपी हमसे चला जाएगा, फिर हम उसके लिए दोबारा दौरा कर लेंगे, ये भी जो दौरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा आईपी मुझे मिल जाएगा। जी जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो, ओके नाइस। तो हमने कहा कि व्हेन द होस्ट कनेक्ट टू द नेटवर्क, यानी जो ही आप किसी नेटवर्क आपको नजर आता है, आप डीएचसीपी सर्वर से कांटेक्ट करते हैं, और ये कांटेक्ट का अमल जो है मैं इस दोरास के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। एंड एन एड्रेस इज रिक्वेस्टेड, इसको कहते हैं, डी से है डिस्कवरी, कि आप डिस्कवर करते हैं है कोई, मतलब मैं बच्चों को गपशप में ये मिसाल देता हूं अब्बास, के जैसे कोई बंदा आपके पास आता है और कहता है कोई सखी जो मुझे एक टाइम का खाना खिला दे, तो इसका मतलब कि आप उसका कहने का मतलब क्या होता है, वो उस वक्त एक ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, सबको कह रहा होता है कोई सखी, आपको नहीं कह रहा, वो कह रहा है कोई सखी, वो आप भी हो सकते हैं और वो कोई और भी हो सकता है, इसका मतलब वो डिस्कवर कर रहा होता है उस वक्त कि मेरे आसपास कोई सखी है, इस अमल को कहते हैं डिस्कवरिंग। तो पहला स्टेप होता है कि क्लाइंट क्या करता है, डिस्कवर करता है। किसको डिस्कवर करता है, क्या मेरे आसपास कोई डीएचसीपी सर्वर है कि नहीं है। तो देखें, आपने देखा होगा कि अगर वो सखी होता है तो उसको बर्गर ले देता है, और अगर सखी नहीं होता तो बस वो उसको बर्गर कोई नहीं लेकर देता, उसको पिज्जा कोई नहीं लेकर देता। बात समझ आ रही है ना। तो बस पहला स्टेप है कि क्लाइंट जब भी उसके पास आईपी नहीं होता तो वो अपना डिस्कवर मैसेज भेजता है, वो अपना डिस्कवर मैसेज भेजता है।
ओके, बात समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं कि व्हेन द होस्ट कनेक्ट टू द नेटवर्क द DHCP सर्वर इज कॉन्टेक्टेड, कॉन्टेक्टेड का मतलब है कि डिस्कवर्ड एंड द एड्रेस इज रिक्वेस्टेड. The DHCP server chooses an address from the configured range of addresses called the pool and assign lease it to the host. यानी अगर उसके पास है तो अभी 4 स्टेप में बताऊंगा कि जब 4 स्टेप कंप्लीट होंगे तो ये उसको ये 5 चीजें दे देगा. समझ आ गए? और ये भी बताऊंगा कि इस DHCP की वजह से बड़े खूबसूरत अटैक भी साइबर के लोग करते हैं. तो थोड़ी सी आपको वो भी हिंट दूंगा ताकि आपको पता चले कि सिक्योरिटी कितना इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीज है. अब कहता है मेनी नेटवर्क यूज बोथ DHCP एंड स्टैटिक एड्रेसिंग. मुझे याद है जब मैंने आपको राउटर पे काम करवाया था तो हम एक इंटरफेस पे अब्बास जाके खुद IP एड्रेस असाइन करते थे. याद आ रहा है ना? हमने ये काम प्रैक्टिकली किया है कि हाउ टू असाइन IP एड्रेस टू अ डिवाइस, टू एन इंटरफेस ऑफ ए राउटर. तो इसका मतलब है कि आपके और उसी इंटरफेस के ऊपर इंशाल्लाह अगली क्लास में आप अगली इस कोर्स में नहीं, स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में या इंटरप्राइज नेटवर्किंग के कोर्स में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने राउटर को DHCP सर्वर बना देते हैं. तो फिर वो अपने जो क्लाइंट्स उसकी इंटरफेस के साथ कनेक्ट होते हैं उनको ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस मिलते जाते हैं. तो उसके लिए हम क्या चीज डिफाइन करते हैं? एक पूल डिफाइन करते हैं. क्या चीज डिफाइन करते हैं? एक पूल डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं DHCP पूल. और आपको पता है पूल में क्या चीज होती है? IP एड्रेसेस. यानी रेंज ऑफ IP एड्रेसेस. मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 192.168.1 से लेके 192.168.1.100 तक. इसका मतलब आपने कह दिया कि इन 100 में से आप किसी को भी कुछ दे सकते हो. बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है? यस सर. नाइस. जी सर. मेनी शाबाश. Many networks use both static and dynamic addressing. DHCP is used for general purpose hosts. इसमें मैंने भी कहा end host. It is used for the end host and devices. देखिए यहाँ लिखा हुआ है. जबकि static addresses आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, आप अपने राउटर्स को दे सकते हैं, आप अपने स्विचेस को दे सकते हैं, आप अपने सर्वर्स को दे सकते हैं, आप अपने प्लॉटर्स को दे सकते हैं, आप अपने प्रिंटर्स को दे सकते हैं जिनका IP एड्रेस आप चाहते हैं कि तब्दील ना. बात समझ आ गई? तो ये दौरा जो है ये आपको अभी समझ आ जाए. दौरा में देखें पहला है DHCP डिस्कवर. तो यहां से मैंने D उठाया. ये दौरा मैंने जो यहां पे लिखा, ये D मैंने यहां से चुराया, O मैंने यहां से चुराया, R मैंने यहां से चुराया और A मैंने यहां से चुराया. तो क्योंकि बच्चों को भूल जाता है तो उनके लिए एब्रिविएशन ढूंढ लिया दौरा. D स्टैंड फॉर द डिस्कवर. DHCP तो सबके साथ है ना, इसलिए इसको याद रखना जरूरी नहीं. फर्स्ट स्टेप इज डिस्कवर, द सेकंड इज ऑफर, द थर्ड वन इज द रिक्वेस्ट एंड फोर्थ वन इज द एक्नॉलेजमेंट. तो ये 4 स्टेप जब होते हैं तो क्लाइंट अगर ये सक्सेसफुली हो गए तो जेंटलमैन क्लाइंट को IP मिल जाए. शाबाश. इज देयर एनी क्वेश्चन? मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि 4 स्टेप में क्या है. तो पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं. अब्बास मुझ पे क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन जब ये मैं स्लाइड खत्म कर लूं तो देन आई विल आस्क हिम कि क्वेश्चन अभी भी अगर है तो कर लो, नहीं है तो बस आंसर हो गया होगा. तो डिस्कवर में क्या है? जिसे मैंने कहा कि ये हर एक को कहता है कोई सखी जो मुझे IP दे दे, है कोई जो मुझे जिंगर बर्गर ले दे. ठीक है? इसने क्या किया? ब्रॉडकास्ट किया. इसने ब्रॉडकास्ट किया. उसके जवाब में इस मशीन ने, सर्वर ने इसको IP दिया, ऑफर किया कि मैं आपको ये IP, ये सबनेट, ये लीज, ये चीजें दे सकता हूं. अगर ये इससे राजी हो तो ये उसको रिक्वेस्ट भेज देगा कि हाँ जी ठीक है. ये फिर ब्रॉडकास्ट करेगा. ये ब्रॉडकास्ट, ये यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट तो मैंने पढ़ाया हुआ है ना. तो ये उसको यूनिकास्ट करेगा कि जी हाँ मैं आपको ये IP देने के लिए राजी हूं. अगर ये इससे राजी है लेने के लिए तो
तो ये उसको भेज देगा कि हाँ जी जो आपने दिया, जो मुझे आईपी आपने ऑफर किया, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। तो आपने वो रिक्वेस्ट कर दी। जब आपने अपनी कबूल का मैसेज उसको भेजा, उसने एक्नॉलेज कर दिया कि ठीक है जी ये आईपी आपका हुआ इतने टाइम के लिए। बात समझ आ रही? दौरा समझ आ गया? अभी कुछ देर पहले मैंने जब प्रीवियस स्लाइड के ऊपर दौरा लिखा तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहे थे कि पता नहीं दौरा क्या भला है। अब समझ आ गया कि डी इज फॉर दी डिस्कवर, ओ इज फॉर दी ऑफर, आर इज फॉर द रिक्वेस्ट एंड ए इज फॉर द एक्नॉलेज। सबसे पहले डीएचसीपी लगा लो, कोई मसला नहीं। ठीक। अब क्वेश्चन ये है जेंटलमैन कि हो सकता है कि क्यों ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पे दो डीएचसीपी सर्वर मौजूद, डीएचसीपी सर्वर 1 और सर्वर 2। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी लैब 1 में चले जाएं, इवन यहाँ पे भी मैं ये एग्जांपल कोड कर सकता हूं कि जब मैं यहाँ पे डीएचसीपी डिस्कवर करता हूं, मेरा लैपटॉप करता है, तो जेंटलमैन यहाँ पे दो डीएचसीपी सर्वर इसको नजर आ रहे हैं। कौन कौन सा? एक ये जो ब्लैक आपके बैकएंड पे लगा हुआ है, ये जो मशीन है, ये जो मशीन आपको बैकएंड पे नजर आ रही है, नजर आ रही है ना, ये भी मुझे डीएचसीपी का जवाब देने का पाबंद है, क्योंकि मैंने तो क्या कहा है कोई सखी, तो ये भी पाबंद है क्योंकि ये सखी है। लेकिन साथ बाहर के कमरे में बाहर हमारा इडियोरॉम का भी इसी किस्म का डिवाइस लगा हुआ है, तो दोनों मुझे जवाब देंगे, दोनों मुझे जवाब देंगे। इसलिए ये, और इसका मतलब कि मुझे दो ऑफर्स मिली, इस कमरे में बैठे हुए मुझे दो ऑफर्स मिली। कभी मैं आपको लैब 1 में लेकर जाऊंगा, वहां पे मुझे याद पड़ता है मैंने 4 राउटर, क्योंकि वो लैब मेरे कंट्रोल में थी चंद महीने, आज भी है लेकिन अब मैं उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सक रहा। वहां मैंने 4 राउटर लगाए हुए थे, एक इडियोरॉम का और 3 दूसरे। क्यों लगाए हुए थे? इसलिए कि स्टूडेंट्स 40-50 स्टूडेंट जब आ जाता है तो एक राउटर 30-40 स्टूडेंट को नहीं कवर कर सकता, तो हर एक पे अगर 15-15 आ जाए तो एवरीवन विल बी हैप्पी। तो इसका मतलब वहां पे 4 डीएचसीपी सर्वर मौजूद थे। तो जब भी आप आते हैं वहां पे तो यू ब्रॉडकास्ट, है कोई सखी जो मुझे आईपी एड्रेस दे, तो एवरीवन विल सेंड यू दी ऑफर। जिसको आप रिक्वेस्ट का, आपको ऑफर आई, जिसको आप रिक्वेस्ट कर देंगे, यानी मुझे आपका कबूल है, बाकी 3 अपनी, जब उनको आपने कबूल का मैसेज नहीं भेजा तो वो समझ जाएंगे कि मेरा आईपी लिया कोई लेने के लिए राजी नहीं है, वो अपना आईपी दोबारा अपने पूल में डाल लेंगे। जो पहले पहुंचे दैट नाइस, जो पहले पहुंचे दैट इज नाइस, क्योंकि मुझे तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तो जो पहले मुझे जवाब दे रहा है दैट इज नाइस फॉर मी। बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने जिन मिसाल तो इस एग्जांपल में हमने 2 डीएचसीपी सर्वर लिए, मिसाल के तौर पे मैंने 2 वाले को कह दिया कि जी मुझे आपका आईपी कबूल है, तो 1 वाला समझ जाएगा कि मेरा आईपी नहीं लिया गया, वो अपने पूल में इसको वापस ऐड कर लेगा कि कोई और मांगेगा उसको दे दूंगा। फिर क्या हुआ, जब आपने ये डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेज दी और आप उसने इस 2 सर्वर ने एक्नॉलेज कर दिया, इसका मतलब है कि ये उस पूल से निकाल के उसको यूज्ड आईपी की लिस्ट में डाल कि इतने टाइम के लिए अब ये आईपी मैंने किसी और को नहीं दे। बात समझ आ गई जेंटलमैन? अब क्वेश्चन है तो आवाज करो। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। क्वेश्चन ये आया है, क्वेश्चन यहाँ पे भी रेज हुए हैं, ऑनलाइन वालों को जवाब देता हूं, लेकिन पहले सुन लो कि अब्बास ने ये क्वेश्चन किया है कि यूनिकास्ट क्यों नहीं करता। कभी अब्बास ऐसे हुआ है कि आप इस रोड पे खड़े हो और कोई फकीर आया हो और कह रहा हो, है कोई अब्बास जो मुझे जिंगर बर्गर ले दे या मुझे केएफसी में एक वक्त का खाना खिला दे? कभी किसी ने कहा? क्यों नहीं कहा है? क्यों नहीं कहा? अब्बास को वो नहीं जानता, अब्बास को वो नहीं जानता। नहीं, ज्यादा को पुकारना एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसके इर्द गिर्द कौन है, तो इसलिए लाजमी तौर पर उसको ब्रॉडकास्ट, वरना अदरवाइज तो वो आता और अब्बास के कान में कहता है प्रॉब्ली कलीम का,
जी कलीम, do you have raised the hand? Do you have any question? यस सर। सर ये दौरा की तो समझ आ गई है, लेकिन अक्सर हम फोन में देखते हैं कि हमारा सेलुलर डेटा भी कनेक्टेड होता है और वाईफाई भी कनेक्टेड होता है, तो उस पे मुझे जरा कंफ्यूजन है, एक्सप्लेन कर देंगे सर? आपने क्वेश्चन ये किया बोथ टू दी ऑनलाइन एंड फिजिकल क्लास फेलोज, क्वेश्चन ये किया कलीम ने कि बाज़ औक़ात मेरा मोबाइल फोन कनेक्ट होता है वाईफाई से भी और कनेक्ट होता है सेलुलर के साथ, और सेलुलर को आपने ऑन किया होता है मैनुअली। आपने बताया होता है कि डी मेरा जो मोबाइल डेटा है उसको ऑन कर दो। जब आप मोबाइल डेटा के लिए इसको ऑन करते हो तो यू हैव ए स्पेशल चैनल ऑलरेडी, जो कि एक FDM/TDM चैनल होता है। FDM/TDM चैनल होता है। अगर मैं ये वो है जनरेशन 2G, और अगर 3G है तो एक CDM चैनल आपने लिया होता है फ्रॉम द UMTS 3G। अब उस चैनल के जरिए आप यहां पे भी आपका जो MSC है इस मोबाइल का, वहां पर भी एक अदद DHCP मौजूद है, यानी मैं MSC की बजाय इसको कह दूंगा ISP। जो इस मोबाइल का ISP है उसके अंदर भी एक डिवाइस लगाया गया है जिसका नाम है DHCP। तो जब आप इस चैनल के जरिए कलीम, यहां आपका ये डिवाइस है, आप इस डिवाइस के जरिए एक चैनल आपने लिया है और आपने मैनुअली मोबाइल डेटा को ऑन कर दिया है। जब आपने ऑन नहीं किया तो कभी भी आप कनेक्ट नहीं होते, तो आपने जब मैनुअली किया तो इसका मतलब है कि आप इस ISP के साथ को आप मैसेज दे रहे हैं कि मुझे IP दो, मुझे इंटरनेट दो। जो ही आप कहते हैं मुझे इंटरनेट दो तो कहता है पहले तो आपको IP चाहिए, तो वो आपको इस DHCP के जरिए IP प्रोवाइड कर देता है। तो in other words, you use this cellular spectrum, the cellular spectrum to get an IP address from here. लेकिन अगर आप ये एक अलग चीज है, ये एक अलग आपके मोबाइल में एक अलग कार्ड है, आपके मोबाइल में एक अलग कार्ड है जिसको मैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कह सकता हूं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फॉर सेलुलर। आपके डिवाइस में एक वाईफाई का कार्ड भी मौजूद है, एक वाईफाई का भी NIC मौजूद है। लाजमी तौर पे आपने इसको बंद नहीं किया, जब बंद नहीं किया तो लाजमी तौर पे ये भी अपना दौरा करेगा कि है कोई जो मुझे IP दे, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि कोई सेलुलर के जरिए IP ले रहा है, सॉरी सेलुलर के जरिए इंटरनेट ले रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं, वो अपना काम करेगा। अगर आपका कोई इथरनेट भी होता तो इथरनेट भी अपना काम करता, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल है, हर कोई इंडिपेंडेंटली जनरेट किया गया है, एक ही चीज के साथ इनका कनेक्शन नहीं। जी जेंटलमैन कलीम। ओके सर, सर जी समझ आ गई। शाबाश। देन इज दी जी, लेकिन इन दोनों में सर एट अ टाइम एक यूज होगा ना सर? नहीं, कोई लाजमी नहीं है, दोनों ऑन रहेंगे। इसलिए तो जब हम, क्योंकि इसकी पेमेंट होती है, हम इसको मैनुअली ऑफ करते हैं। अगर आप मैनुअली ना करें, बाजू का तो आपने देखा होगा कि आपके गलती से आपसे ये ऑन हो जाता है, गलती से ये ऑन हो जाता है, तो आप देखते हैं कि आपका मोबाइल डेटा में पता चलता है कि आपने तो 1 GB डाउनलोड किया हुआ है, और वाईफाई के जरिए भी आपकी कनेक्टिविटी उस वक्त आपको पता चल रहा होता है कि मेरा वाईफाई भी काम कर रहा है। तो ये नहीं कि अगर ये काम करेगा तो ये बंद हो जाएगा और ये स्टार्ट है तो ये बंद हो जाएगा। नो, हर कोई इंडिपेंडेंट है, कैसे एक दूसरे को बंद कर सकता है? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था सर। मैंने कहा कि मतलब अगर हम कोई डाउनलोडिंग करें तो वो वाईफाई के डेटा पे होगा या हमारे सिलेंडर जो मैनुअली हमने ओपन किया उस पे होगा? सर मैं कौन सी वाली डेटा को वेस्ट होगा अगर हम डाउनलोडिंग करें? ये है क्वेश्चन, ये किया गया है
कि ये है मेरा आपको पता है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स एक ही वक्त में एक्टिवेटेड हैं, यानी 2 टेक्नोलॉजीज एक्टिवेटेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने, जैसे भी आपने कहा कि सेलुलर डेटा भी ऑन है और वाईफाई भी ऑन है। द क्वेश्चन इज कि आपने जो नेटवर्क, आपकी जो एप्लीकेशन है, उसने तो रिक्वेस्ट किया ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट ने रिक्वेस्ट किया नेटवर्क से, और इस डेटा लिंक लेयर के ऊपर भी एक लेयर है जिसको एलएलसी कहते हैं। ये एलएलसी कुछ को तो बता देगी कि ये ले लो, और एलएलसी ये भी बताएगी ऊपर के उसको कि कुछ को वाईफाई ले लो, क्योंकि दोनों अवेलेबल हैं। तो जिसको एलएलसी ने ऊपर बता दिया कि जी आपने सेलर के जरिए जाना है, वो सेलर के जरिए जाएगा और पूरी फाइल फिर पूरा ये कनेक्शन उसके थ्रू चलेगा। और जिसको पता चला कि आपने वाईफाई के थ्रू जाना है, वो वाईफाई के थ्रू जाएगा, और ये दोनों साइमल्टेनियसली काम करेंगे, एक दूसरे को बंद नहीं कर सकते जब तक आप मैनुअली किसी एक को बंद ना करें। जी सर, लेकिन सर हमने ऐसा सुना है कि जिसका स्पीड ज्यादा हो तो वो मतलब उस पे काम होगा सर। वो जो है ना, वो ये एलएलसी जो है ना, वो प्रेफर करेगा कि मतलब आप पैकेट सेंड कर दें। क्वेश्चन ये है कि जिसकी स्पीड बेहतर होगी वो तो ऑलवेज वाईफाई की स्पीड जो होती है वो सेलुलर से बेहतर होती है। एग्रीड? जी सर। तो दोनों इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब ये रीजन वैलिड नहीं है। ये तो हमें 100% पता है कि वाईफाई की स्पीड मच हायर है एज कंपेयर, और वाईफाई से फिर इथरनेट की स्पीड उससे भी ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे तीसरा भी एक कनेक्शन इथरनेट का भी ऑन है, इसका मतलब फिर तो ये दोनों बैठ गए नहीं। तो एलएलसी को ये नहीं पता होता कि किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी कम है, उसको बस सिर्फ ये पता है कि नीचे मेरे पास तीनों टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। अदरवाइज जब अगर इथरनेट ऑन है फिर तो वाईफाई को भी बंद हो जाना चाहिए और सेलर को भी बंद हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। ओके जी सर। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी जी क्या हो जाती है? नहीं, वो ऑफ नहीं होता। आप कहते हैं कि सेलर जो है बाज केसेस में ओके ऑफ अगर होता वो, तो आप अपने मोबाइल डेटा को, मिसाल तो अभी आप एक्सपेरिमेंट कर लें, अगर आपके पास मोबाइल डेटा है, मोबाइल डेटा को भी ऑन कर लो और आप यहाँ भी कनेक्टेड हो और बार बार उनको देखते रहो, कोई भी उसमें से डिसेबल नहीं होगा। वो एक बेबी क्या एक फर्दर इन्हांसमेंट के तौर पे हो सकता है कि अगर, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि बाजों का आपने कहते हैं कि जी मैंने तो मोबाइल डेटा को नहीं ऑन किया था, लेकिन ये तो 1G मैंने डाउनलोड की, मेरे पीछे तो 1G का खर्चा आ गया है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही, जब तक आप उसको मैनुअली, और उस पर डिसेबल का ऑप्शन मैनुअली है, वो खुद डिसेबल नहीं होता। जब वो डिसेबल नहीं होता तो वो एक्टिव है, वो एक्टिव है। ठीक है, अब हम आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, और इसका नाम है फाइल शेयरिंग। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, फाइल शेयरिंग का मतलब है कि यू अपलोड समथिंग और यू डाउनलोड समथिंग, दिस इज कॉल्ड फाइल शेयरिंग। तो इसी तरीके के जरिए आप फाइल शेयर कर सकते हो, और कोई रास्ता मुझे तो नहीं नजर आता। अगर आपको नजर आता है तो यू कैन शेयर विद मी। या तो आप अब कोई फाइल अपलोड कर दो तो किसी और को मिल जाएगी, मिसाल तो सर्वर पे चली जाएगी, या आप कोई फाइल डाउनलोड कर लें तो सर्वर से आपके पास आ जाएगी। इन दोनों केसेस में आपने अपनी फाइल को शेयर करवा दिया है। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसका नाम है FTP, उसका नाम है TFTP, FTP, उसका नाम है SFTP। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको
अपनी स्क्रीन पे दिखा सकूं तो ये आपको नजर आ रहा होगा TFTP। तो ये मैंने एक अदद TFTP सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि सर्वर के तौर पे भी काम कर सकता है, क्लाइंट के तौर पे भी काम कर सकता है। तो बेसिकली ये मैंने किस लिए इंस्टॉल किया हुआ है अपनी मशीन पे? डेफिनेटली इसका आंसर, एक आंसर तो ये कि आप लोगों के लिए इंस्टॉल किया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि मैं अपनी मशीन से जी, ये है मेरी मशीन जिसके ऊपर TFTP सर्वर इंस्टॉल्ड है, और इस एप्लीकेशन की मदद से मैं अपने राउटर या स्विच से कोई भी चीज उठा के इधर ले आता हूं, या मैं कोई भी चीज अपनी मशीन से, अपने लैपटॉप से इधर लेकर आ जाऊं। तो दैट इज what I am doing. I am sharing a file. That's the reason this is called file sharing service. बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। वेरी नाइस। अब हम यहां पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये है क्या। सो FTP, जैसे मैंने बताया, याद रखो कि FTP, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा, that uses TCP, while SFTP again uses the same TCP, but it is the secure version of the above. Sorry, the server, I should have written here secure. I should have written here secure. तो ये उसका सिक्योर वर्जन है। जैसे अभी मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि ये आपका सर्वर है, आपका लैपटॉप पे आपने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, ये क्लाइंट है, तो आप चाहते हैं कि यहां से जब डेटा जाए तो इनक्रिप्टेड जाए, ताकि अगर रास्ते में ये फाइल कोई पकड़ भी ले तो वो इसको रीड ना कर सके। तो अगर आपने ये आपकी ख्वाहिश है तो देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द FTP यू विल बी यूजिंग SFTP। ठीक है। इसके मुकाबले में जो मैंने आपको TFTP अभी बताया, जो कि मेरी मशीन पे ऊपर इंस्टॉल्ड है, ये यूज करता है UDP। ये यूज करता है UDP। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप और मेरा राउटर मुझसे एक कंसोल केबल के फासले पे है, कंसोल केबल के फासले पे। तो यहां पे ना सिक्योरिटी की जरूरत है, रास्ते में कोई भी नहीं है, एक टेबल पे मेरा लैपटॉप पड़ा है, दूसरी टेबल पे मेरा राउटर पड़ा है, तो ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए और ना ही मुझे यहाँ पे डेटा लॉस का कोई खतरा है, तो मुझे कोई रिलायबिलिटी भी नहीं चाहिए। इसलिए आई डोंट नीड टू यूज दी, यहाँ पे देखें वही सवाल का जवाब फर्दर आगे आ गया है, जो कि कुछ टाइम पहले मुझ पे किया था बशीर ने, कि जी कब FTP और कब है UDP। तो देखिए आप समझ आ रही है कि अगर मिसाल तौर पे आप करीब हो, आपकी कोई चीज चोरी नहीं कर सकता, तो यू डोंट नीड दी सिक्योरिटी। और अगर आप एक करीब हो, मिसाल तौर पे लेट इट बी 2 मीटर अवे हो, तो पैकेट लॉस नहीं हो सकते। पैकेट लॉस तो राउटर्स के दरमियान में होते हैं, जहां पे कंजेशन आएगी और पैकेट लॉस हो सकता है, या जब पैकेट पिशावर से कराची जाता है या पिशावर से US जाता है, रास्ते में कहीं वो करप्ट हो सकता है। यहाँ पे करप्शन का चांस मिनिमाइज्ड है, इसलिए TCP इस्तेमाल करना बेवकूफी होगी इन दिस केस। जी मेरी बात समझ आ रही? जी सर। ओके। तो हमने कहा कि स्टेप 1 में क्या करता है, द क्लाइंट एस्टैब्लिशेस, लाजमी तौर पे अगर ये TCP है तो हमने पढ़ा हुआ है कि 3-वे हैंडशेक होता है, यानी डेटा सेंड या रिसीव यानी अपलोड या डाउनलोड करने से पहले आप एक 3-वे हैंडशेक स्टैब्लिश करेंगे, जिसमें आप पहले में सिंक भेजते हैं, दूसरे में एक और साथ सिंक, और तीसरे में सिर्फ एक। सो जेंटलमैन, हमने कहा द क्लाइंट एस्टैब्लिशेस कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी the client establishes the first connection to the server for a control traffic using TCP port number, well known port
21. The traffic consists of client commands and server replies. इस चैनल के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर, जो कि पोर्ट नंबर 21 है, याद रखें कि जो FTP है ये दो पोर्ट इस्तेमाल करता है, एक 20 और एक 21. याद रखो कि 21 जो है ये कमांड्स के लिए है और ये 20 जो है ये डेटा के लिए. इन कमांड की वजह से तो डेटा ने मूव अपलोड और डाउनलोड होना है तो दैट विल बी यूजिंग पोर्ट नंबर 20. कुछ बात समझ आ रही है कलीम? यस सर. नाइस. तो जी नहीं, आप शायद हमारी पिछली क्लासेस में नहीं थे. क्वेश्चन अब्बास ने किया कि क्या क्लाइंट और सर्वर दोनों ही ये पोर्ट नंबर 20 और 21 इस्तेमाल करते हैं? नहीं जेंटलमैन, ये सिर्फ सर्वर के लिए पोर्ट्स होती हैं. वेल नोन पोर्ट्स आर ओनली ऑन द सर्वर. क्लाइंट पे यू यूजेस दी एफेमेरल पोर्ट्स, टेम्पररी पोर्ट्स whose number is greater than 49,151 and it can go up to 65,535. So client will be using these ports. In ये client है, that will be using some port number 50,000 for example. Here the server will be using port number 20 and 21. Agreed? Okay, जी. नहीं, यूडीपी में ट्रांसमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं. लॉस हो गया अगर पहले तो आपने खुद ही इस बात को एग्री किया कि अगर दो टेबल्स पे पड़ा हुआ है और ये जो चैनल है, मिसाल के तौर पे आप एक स्टेट केबल से जा रहे हैं तो 100 मेगाबिट पर सेकंड का चैनल है, यानी बड़ा बैंड है. इसका मतलब डेटा के लॉस होने के चांस, वो तो नॉर्मल रास्ते में मशीन होती है मल्टीपल, उन पे कहीं चांस होता है, वायर पे तो नहीं चांस है. तो पहले तो चांस ही नहीं है. ठीक है, पहली बात हो गई. नंबर 2, अगर हो जाता है तो लाजमी तौर पे हमारा काम नहीं होगा. जब काम नहीं होगा तो लाजमी तौर पे वी विल बी गोइंग फॉर दी कि जी नया कनेक्शन दोबारा चीज चली जाएगी. इट विल नॉट बी द रीट्रांसमिशन, पूरा का पूरा सब कुछ वो हो जाएगा. ठीक है, तो हमने कहा कि जी द क्लाइंट, नंबर 2 स्टेप में हमने क्या कहा, क्लाइंट एस्टैब्लिशेस ए सेकंड कनेक्शन. जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेप 1 में वो अपनी कमांड्स के लिए कनेक्शन बनाता है पोर्ट नंबर 21 पे, और स्टेप नंबर 2 में वो अपने डेटा के लिए कनेक्शन बनाता है पोर्ट नंबर 20 पर. तो अब्बास यहां पे आप देख रहे हो कि द क्लाइंट एस्टैब्लिशेस द सेकंड कनेक्शन टू द सर्वर, यानी दोनों कनेक्शंस क्लाइंट की तरफ से आए. एक पोर्ट नंबर पहले 21 पे और दूसरा बनाया गया पोर्ट नंबर 20. ओके, so the second connection to the server for the actual data transfer using TCP port number 20, the connection is created every time there is a data to be transferred. Third step, the data transfer can happen in either direction. लाजमी तौर पे जब TCP है, जब ये TCP है तो आपको पता है TCP का मतलब है फुल डुप्लेक्स, यानी कि इधर से भी आपको जा सकता है. अगर आप कमांड यहाँ से आती है तो रिप्लाई यहाँ से जा सकती है. यहाँ से कोई डेटा अपलोड होता है तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ से कोई चीज डाउनलोड होती है तो वेल एंड गुड. तो हमने ये कहा कि द डेटा ट्रांसफर कैन हैपन इन ईदर डायरेक्शन. द क्लाइंट कैन डाउनलोड यानी कि पुल डेटा फ्रॉम द सर्वर, और द क्लाइंट कैन अपलोड यानी पुश डेटा टू द सर्वर. बात समझ आ रही है? ठीक है, ओके. तो हमने यही यहाँ पे देखा कि देखिए जी बशीर हैज रेज़ हैंड. सर जी ये कमांड और डेटा के लिए अलग अलग पोर्ट क्यों यूज हो रहा है? बिल्कुल अच्छी बात आपने कही कि जी दो चीजों के लिए आप दो क्यों इस्तेमाल कर रही हैं, दो चैनल क्यों, चैनल तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन दो कनेक्शंस क्यों इस्तेमाल कर रही हैं. आंसर बहुत सिंपल है. आपको पता है कि जब आप अपलोड और डाउनलोड करते हैं, जब आप अपलोड और डाउनलोड करते हैं तो यू कैन बी इन गीगाबाइट्स. इसके अंदर ही कमांड जाती, और कमांड ऐसी चीज है जो कि लॉस हो तो इसका मतलब लॉट ऑफ थिंग्स इज लॉस्ट. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए
ये अच्छा आइडिया है कि कमांड्स के लिए अलग रखा जाए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है, उसको आप एक अलग गाड़ी में बिठाते हो और ले जाते हो, और उसके आगे बाकी जो लोग आवाम होती है उसको एक अलग अलग ट्रकों में डाल देते हो, क्योंकि उसको आप अपने लीडर को उस ट्रक में नहीं डालते हो, क्योंकि अगर वो लीडर जाया हो गया, नुकसान हो गया, तो बड़ा नुकसान है। तो अगर कमांड का नुकसान होता है, जो कि इसमें यहाँ पे कमांड का नुकसान का चांस बहुत है, क्योंकि बहुत डेटा आना और जाना है, इसलिए, और इसमें आपने कम डेटा को सिर्फ कमांड्स और रिप्लाईज आनी है, तो इट इज नाइस कि उसके लिए एक अलग चैनल, एक अलग कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया जाए। अब सर इस जो ये टोपोलॉजी है ना सर, इसमें कमांड्स कौन सी होगी, मतलब कौन सी कमांड यूज होगी सर? जी एक बिल्कुल, एग्जांपल तो दे। जी जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने कहा कि आपने जब ये 3-वे हैंडशेक कर लिया, उसके बाद और इसके दौरान आपने कौन सा पोर्ट नंबर इस्तेमाल किया? 21। इस 21 से इस सर्वर को ये पता चला, क्योंकि हमने पहले कहा कि 21 एक वेल नोन पोर्ट है, जिसका मकसद ये है कि ये एफटीपी की कमांड्स लेकर आएगा। अब कमांड क्या हो सकती है जी? ये कमांड है कि मुझे आपके सी ड्राइव में, मिसाल के तौर पे सी ड्राइव में एक फोल्डर है डाउनलोड्स, और उसके अंदर एक फाइल है index.html, या index.txt, या इंडेक्स लाजमी नहीं है, कोई भी नाम हो सकता है, मुझे ये चीज चाहिए। तो ये क्या है? क्या ये डेटा है या ये कमांड है? जी जी सर, बिल्कुल कमांड है। कमांड है सर। श्योर। तो ये कमांड, इसके जरिए हम देखें इस किस्म की चीजें जो इंपॉर्टेंट है, ये हम इसके जरिए आएंगे, और ये उसको एक्नॉलेज कर देगा, ठीक है जी मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज द रिप्लाई। अब उसके बिहाफ पे जो ये index.html आएगा, वो फिर इस चैनल, जो दूसरा चैनल हमने बनाया हुआ है, इसके जरिए आएगा। हो सकता है ये 1 GB की फाइल हो, हमें क्या पता। बात समझ आ गई? जी सर। नाइस। तो इस चैप्टर नंबर 15 की आखिरी स्लाइड, क्योंकि इसके बाद जहां तक मुझे पता है कि वी आर फिनिशिंग दी चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 15, तो बस सिर्फ 2 चैप्टर रह गए, योर कोर्स इज क्लोज्ड। तो आखिरी एक पॉइंट हम ले रहे हैं, विच इज कॉल्ड सर्वर मैसेज ब्लॉक, SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक। तो द सर्वर मैसेज ब्लॉक इज ए क्लाइंट सर्वर, जिस तरह के FTP एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 मॉडल्स होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, और दूसरा पीयर टू पीयर है, पीयर टू पीयर। तो FTP भी और SMB भी, दोनों FTP भी और SMB भी, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल इस्तेमाल करते हैं। और क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है? क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट and the server always fulfill या reply। तो यहां पे भी वही कह रहा है कि क्लाइंट सर्वर में क्या होता है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है। सर्वर कैन मेक देयर ओन रिसोर्सेज अवेलेबल टू क्लाइंट ऑन दी नेटवर्क। तो अगर ये सर्वर है, ये अपने रिसोर्सेज क्लाइंट को दे देता है। अगर आपने रिक्वेस्ट की, ये आपको रिस्पांस में वो रिसोर्स, यानी ये भी उसी तरह काम करता है जिस तरह के FTP है, लेकिन मोस्टली वो ही इस्तेमाल होता है। FTP कहता है, देखें 3 फंक्शंस ऑफ FTP क्या है? नंबर 1 स्टार्ट, फिर ऑथेंटिकेट, लाजमी बात है, जब आपने कोई भी रिसोर्स लेना है अपने FTP में भी, यू आर ऑथेंटिकेटेड, तो पहले स्टार्ट फिर ऑथेंटिकेट हुए, यानी आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड क्लाइंट ने बताया कि जी मैं वैलिड यूजर हूं, और जब आप खत्म करना चाहेगा तो इट विल टर्मिनेट दी सेशन। अब इस केस में आप किसी फाइल पे भी ले सकते हो, यानी सर्वर आपको किसी फाइल के ऊपर भी ले जा सकता है। मिसाल तो माई डॉक्यूमेंट में कोई फाइल पड़ी हुई है xyz.doc, या ये आपको किसी डिवाइस का एक्सेस भी, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये दे सकता है। सो अलाउ एन एप्लीकेशन टू सेंड and or receive, upload or download, pull and push, whatever you call it, receive messages to from other devices,
प्रिंटर में भी तो हम यही करते हैं ना, हम इसको दे रहे होते हैं, हम पुश कर रहे होते हैं डेटा, और जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा होता है। तो इसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक। कहते हैं अनलाइक द FTP, unlike the file sharing support by FTP, client establish a long term connection to servers। तो इसमें आप एक प्रिंटर के साथ 1 घंटा प्रिंटिंग भेजते रहे, although it can be done with the FTP as well, लेकिन mostly for such long term connections SMBs may be used। After the connection is established, the user of the client can access the resources on the server as though the resources is local to the client। तो basically SMB भी long communication के लिए it might be one of the protocol, but आजकल के दौर में FTP में भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप लंबा वो नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि आप एक फाइल डाउनलोड करते हैं 15-10 मिनट में हो गई, 5 मिनट में हो गई, आज किसी में घंटों भी लग जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मैं कोई ऐसे वर्ड नहीं देना चाहता कि आप ये कहें कि जी आपने तो कहा था कि ये नहीं होगा, तो इट इज यूज्ड। तो बोथ FTP, SFTP, TFTP, SMB आर यूज्ड फॉर शेयरिंग दी इंफॉर्मेशन, फाइल शेयरिंग सर्विसेज। तो इसके साथ जेंटलमैन आपका ये चैप्टर खलास हो गया 15 नंबर। इंशाल्लाह कल हम फ्राइडे के दिन चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द आपको खुशखबरी इस कोर्स के खत्म करने की दे देंगे। सर अगर टाइम है तो सर वो जो DCP का पहला स्लाइड है इस पे सर एक मतलब एक मॉडल था, एक एग्जांपल था सर, वो थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेना सर। ये जी सर ये टावर वाला, जी 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 टावर वाला, जी ठीक है। DSCP में क्वेश्चन ये किया गया है, दोनों का जवाब दे देता हूं। क्वेश्चन ये किया गया है कि DHCP क्लाइंट और DHCP सर्वर में सर्वर और क्लाइंट की बात समझ नहीं आ रही, क्लाइंट और सर्वर की बात समझ में नहीं आ रही, तो अभी एक्सप्लेन कर देते हैं जी, थोड़ा सा क्या बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो सवाल इसका जवाब ये है कि आपका IP कौन देता है? जो IP देता है, जो IP प्रोवाइड करता है, जो IP प्रोवाइड करता है वो सर्वर है, और जिसको IP रिक्वायर्ड है, जिसको IP की जरूरत है वो क्लाइंट है। अब आप मुझे बताएं कि आप किसी को IP दे सकते हो या आपको IP की जरूरत है, तो फिर योर मशीन इज ऑलवेज क्लाइंट। बाज केसेस में ऐसी बात है कि दोनों एंड के ऊपर क्या कह दिया गया कि आप एक ही को उस पे इस्तेमाल कर लें, एक करे और दूसरा, अल्दो के अगर ये फीमेल भी करता तो कोई फर्क नहीं, ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि वो किस तरह का वो इस्तेमाल करता है। वो ये भी कह सकता है फीमेल, जो क्लाइंट है वो एफिमिरल पे है, टेम्पररी पोर्ट इस्तेमाल करे, और उस एंड के ऊपर यानी सर्वर एंड के ऊपर पोर्ट नंबर, ये 2 पोर्ट्स में कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन इसके बाद, ओके 10 मिनट जी। अब क्वेश्चन ये किया गया है कि इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा बता दें, तो बता देते हैं जी क्या इसमें, बल्कि इस मॉडल को मैंने एक्सप्लेन किया है लेकिन हम दोबारा कर देते हैं। देखें जी, अब आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाया, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे इसने कहा कि एक एग्जाम्पल तो ये है कि ये तमाम के तमाम DHCP क्लाइंट्स, अगर ये तमाम के तमाम DHCP क्लाइंट्स हैं तो ये जिनको जब भी IP की जरूरत होती है, ये इस लोकल DHCP सर्वर इनको, क्योंकि इनके करीब है, तो जब भी ये DHCP डिस्कवर मैसेज भेजेंगे तो चांसेस ये हैं कि जल्दी से इनको जवाब वापस कर देंगे इस स्विच के जरिए या इस स्विच के जरिए, क्योंकि ये स्विच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो यूं इसका वो दोहरा प्रोसेस यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, दोहरा प्रोसेस।
इसी तरह यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये आपके वाईफाई क्लाइंट्स है मिसाल के तौर पे, ये आपके वाईफाई के यूजर्स हैं, ये आपके ईथरनेट के यूजर की एग्जांपल है। यहाँ पे वाईफाई है तो आपको पता है ये आपका वाईफाई रूटर है, वाईफाई रूटर है। तो जब आप आते हैं नेटवर्क इसके करीब तो आप यहाँ पे भी डिस्कवर मैसेज भेजते हैं, तो आपका यहाँ पे भी आफ्टर दोहरा प्रोसेस आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी हमें समझ आ गई। थर्ड एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो नजर आ रही है मुझे, वो है आपके मोबाइल का सेलुलर का कस्टमर, सेलुलर का कस्टमर, ये जैसे खातून खड़ी है, तो लाजमी तौर पर जैसे मैंने कहा कि आपने यहाँ पे लिया हुआ है या अपने मोबाइल पे आपने मोबाइल डेटा ऑन कर दिया, मोबाइल डेटा ऑन कर दिया, उसकी वजह से आपको आपके बीटीएस तक इजाजत मिल गई। बीटीएस से जब आपके एमएससी कनेक्टेड है, जैसे कुछ देर पहले ये क्वेश्चन शायद उसने भी पूछा था कलीम ने, तो यहां पे मैंने कहा था कि इसके पीछे आपका आईएसपी है और आईएसपी के अंदर आपका डीएचसीपी सर्वर मौजूद है। यहाँ पे आपका डीएचसीपी भी है, यहाँ पे आपका डीएनएस भी है मिसाल के तौर पे, तो हमें डीएनएस की जरूरत नहीं है, डीएचसीपी की। तो आईएसपी जब भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी फॉर आईपी, यानी यहाँ से डिस्कवर का मैसेज आएगा, तो लाजमी तौर पे ये तो इस चैनल को इस्तेमाल कर रहा है, किसी और के पास नहीं जा सकता, इसी जो आईएसपी का एज रूटर है इसके ऊपर टर्मिनेट होगा। ये देखेगा कि ये तो डिस्कवर मैसेज है और ये जाना चाहिए डीएचसीपी की तरफ, और है भी ये ब्रॉडकास्ट, तो ये डीएचसीपी सर्वर इसके साथ अपना दौरा कंप्लीट करेगा और इसको आईपी एड्रेस असाइन कर। बात समझ आ गई बशीर? जी सर, अभी समझ आ गई सर। तो हमने ईथरनेट के हिसाब से भी देखा कि वायर्ड है, वाईफाई है, सेलुलर है, तीनों केस में आपको क्या चीज चाहिए? आईपी एड्रेस चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चन। तो चलें, आज इस चैप्टर का आप खात्मे की मुबारकबाद, और अगले चैप्टर इंशाल्लाह कल उसके साथ मिलेंगे। अल्दो के ये एप्लीकेशन लेयर, आपका जो चैप्टर 15 था दैट वाज अबाउट दी एप्लीकेशन लेयर, इफ यू रिमेंबर। तो अगर एप्लीकेशन लेयर आपका टॉपिक था तो मैं कह सकता हूं कि मैंने टीसीपी आईपी सूट, या इवन अगर मैं कहूं कि आईटीएन मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपको मैंने डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर से स्टार्ट किया था, डेटा लिंक लेयर कराया, उसके बाद एलएलसी पढ़ाया, फिर आपको नेटवर्क लेयर कराया, ट्रांसपोर्ट लेयर कराया, और आज आपको एप्लीकेशन लेयर भी कंप्लीट करा दिया। तो यू द कंप्लीट टीसीपी आईपी सूट इज ओवर। जी जेंटलमैन, बिल्कुल सर। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, एंड उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स जो एब्सेंट हैं वो एब्सेंट से प्रेजेंट हो जाएं। तकरीबन 4-5 मिनट के बाद आपको दूसरी क्लास का लिंक भेजता हूं, विच इज अबाउट दी, आपको पता है, स्विचिंग, राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स। बशीर, आपका हैंड रेज्ड है, कोई क्वेश्चन है कि मैं क्लोज कर दूं? नहीं सर, नहीं है क्वेश्चन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।